बुलंद हो यदि हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अक्टूबर के महीने में जहां आपकी राशि के स्वामी मंगल देव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है, वहीं ब्रह्मांड के दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य देव और शुक्र देव नीच की राशि में गोचर करने वाले हैं। और वहीं वो वक्त आखिर आ ही गया जिस वक्त का वर्षों से इंतजार था। जी हां दोस्तों, बृहस्पति देव अक्टूबर के महीने में ही उच्च की राशि में जाने वाले हैं और आप मेष राशि के जातकों के लिए बना देंगे हंस राजयोग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप शनिदेव की चढ़ती 7.5 के अंतराल से गुजर रहे हैं और शनिदेव वक्री भी हैं। तो ऐसे समय में देवगुरु बृहस्पति का साथ मिल जाना किसी वरदान से कम नहीं। तो आइए आज के इस वीडियो में अक्टूबर के इन महत्वपूर्ण गोचरों को समझते हैं। मैं आज के इस वीडियो को टोटल 10 पॉइंट में आपको समझाऊंगा और हर पॉइंट के साथ संबंधित गोचर के उपायों को भी बताते हुए चलूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आप मेष राशि के जातकों के लिए पहले पॉइंट के रूप में मैं वर्णन करूंगा शनिदेव की चढ़ती 7.5 में उनके वक्री होने पर आपको क्या फल मिलेंगे। दोस्तों, शनिदेव की चढ़ती 7.5 का मतलब है कि वो आपकी जन्म पत्रिका के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यानी कि आपका जन्म हुआ है मेष राशि में, यानी कि चंद्रमा मेष राशि का था। अभी वो जन्म चंद्रमा पर गोचर नहीं कर रहे, उसकी एक राशि पहले, यानी कि अभी वो करीब आ रहे हैं। तो दोस्तों, वक्री होने का मतलब है कि उल्टी चाल चलना। कोई भी अगर उल्टी चाल नहीं चलता, लेकिन शास्त्रों में वक्री होने का मतलब लिखा गया है कि उनके चेष्टा बल में बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कि रिजल्ट जो आपको मिलते हैं वो थोड़े ज्यादा मिलते हैं और थोड़े से डिस्टरबेंस के साथ मिलते हैं। जिनके शनि जन्म पत्रिका में बेहतरीन पोजीशन पे हैं, गोचरस्थ हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वहीं जिनकी पत्रिका में मान लो कर्क लगन की पत्रिका है, सिंह लगन की पत्रिका है, धनु या मीन लगन की पत्रिका है, तो ऐसे में वक्री होना आपके लिए कुछ नेगेटिव फलों को भी दिखाता है, दबाव को दिखाता है, कर्जे को दिखाता है, खर्चे की अत्यधिकता को दिखाता है, अति को दिखाता है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि शनिदेव तो अभी फिलहाल अक्टूबर ही नहीं, 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो घबराए नहीं। 7.5 का सीधा मतलब है कि आपकी परीक्षा का समय। अगर आपने पूर्व जन्म में, पूर्व काल में, चाहे इसी जन्म में हो, जो भी बुरे कर्म किए हैं, जाने अनजाने में, मनसा वाचा कर्मणा, आपके कार्यों में व्यवधान के रूप में, आर्थिक समस्याओं के रूप में, मानसिक परेशानियों के रूप में, घर में कलेश के रूप में, रिश्तों के टूटने के रूप में, दबाव के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, किसी भी रूप में मिल सकते हैं। वहीं आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं, नीयत आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, सबकी मदद करते हो, तो
ऐसे में साढ़े साथी में बहुत से लोगों को मैंने रंग से राजा बनते देखा है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के एक आख्यान को मैं आपको समझाता हूं कि महालक्ष्मी और शनिदेव संवाद कर रहे हैं। महालक्ष्मी कहती है कि हे शनिदेव, मैं अपने भक्तों को धन देती हूं, वैभव देती हूं, मान देती हूं, सम्मान देती हूं, दुनिया के हर सुख प्रदान करती हूं, और तुम उन्हें कष्ट देते हो, दुख देते हो, दरिद्रता देते हो, संघर्ष देते हो, ऐसा क्यों? तो शनिदेव ने कहा कि माता, भगवान शंकर ने मुझे कर्मफल दाता के पद पे नियुक्त किया है और मैं स्वयं कुछ नहीं देता। जो भी व्यक्ति जो भी कर्म करता है, मैं सिर्फ उसे लौटाता हूं। मैं सिर्फ उन्हें ये याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि आपसे गलतियां हो रही हैं, उसे सुधार कर लो, तभी तो सृष्टि चल रही है। तो दोस्तों, शनिदेव को एक आईना समझिए। जैसे आप हैं, शनिदेव के रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही होंगे। मत्स्य पुराण के अनुसार शनिदेव को सिर्फ संहारक कहा गया है। शनिदेव वैसे लोगों का संहार कर देते हैं जो कि मर्डरर हैं, रेपिस्ट हैं, घृष्ट अपराधी हैं। तो वैसे लोगों के लिए शनिदेव क्या है? संहारक। तो फिर आप क्यों डरते हैं? यदि आपकी नियत अच्छी है, मनसा वाचा कर्मणा सही सोचते हैं, तो साढ़े साथी से बिल्कुल भी भयभीत ना हो। शनिदेव आपके करियर के नियंत्रण करता और लाभेश होते हुए अभी विदेश के भाव में बैठे हैं। तो जिनके शनि अच्छे होंगे, वक्री गति में उनके खर्चों में तो कमी आएगी ही आएगी। विदेश में बड़े लाभ मिल सकते हैं, क्योंकि तीसरी दृष्टि धन के भाव पर है, सातवीं दृष्टि नौकरी वाले भाव पर है, संघर्षों वाले भाव पर है, संघर्षों से निकाल देंगे। और 10वीं दृष्टि भाग्य पर है, तो आपके भाग्य को मजबूत कर देंगे जब तक शनिदेव वक्री हैं। वही लगन के अनुसार जिनकी पत्रिका में शनि की स्थिति अशुभ है, शनि मंदिर अवश्य जाते रहें। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग शनिदेव और साढ़े साथी के नाम पर इतने भयक्रांत हो जाते हैं कि श्रद्धा से कम डर से ज्यादा जाते हैं। तो डरे नहीं। शनिदेव भोले भंडारी की तरह बड़े ही दयालु हैं। शास्त्र कहते हैं कि शनिदेव की दृष्टि हमेशा झुकी हुई रहती है। तो जब आप 21 बार लगातार मंदिर जाते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। तो यदि आप व्रत करते हैं शनिदेव के, तो 21 व्रत करें, 21 शनिवार के। यदि आप मंदिर जाते हैं तो सूर्योदय के पहले जाएं या सूर्यास्त के बाद जाएं। तेल से अभिषेक करें, पीपल में दीप जलाएं तिल के तेल का। उनकी आंखों से आंखें ना मिलाएं, वक्र दृष्टि है, चरणों को देखें। दीपक से आरती करके दीपक को पीपल के नीचे रखते हैं, उनके पैरों के पास ना रखें, अग्नि से नफरत है। इन बातों का ध्यान रखें। ज्यादा तकलीफ है तो छाया दान करते रहें, सब मंगल ही मंगल रहेगा। दोस्तों, दूसरे पॉइंट के रूप में अक्टूबर के 2 तारीख को आपके तृतीय भाव के नियंत्रण करता, जहां से आप रिस्क लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, पराक्रम करते हैं अपने लाइफ में, और छठे भाव के स्वामी रोग, शत्रु, ऋण और नौकरी वाले भाव के नियंत्रण करता बुध देव अभी उच्च की राशि में गोचर कर रहे थे सितंबर के महीने में। अक्टूबर 2 को उदित हो जाएंगे। उदित होते ही अगले ही दिन यानी कि 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, पहले भी बुध देव अपनी उच्च राशि में छठे भाव में कमाल कर रहे थे। बुध यानी बिजनेस, बुध यानी फाइनेंस, आपके लिए सारी वित्तीय व्यवस्थाएं। 3 अक्टूबर को बुध देव अपनी उच्चता समाप्त करते हुए, बुध आदित्य योग समाप्त करते हुए आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। लेकिन यह गोचर भी शानदार है। कारण क्या है? बुध यानी बिजनेस और 7वां भाव क्या है? बिजनेस का भाव, व्यापार का भाव। तो जितने भी मेष राशि के बिजनेसमैन हैं
उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपके बिजनेस में एक हाइप का आना तय है। और दोस्तों, 7वें भाव में वो कंजक्शन करेंगे आपके राशि के स्वामी मंगल देव के साथ। महीने के अंत तक बहुत ही शानदार युति। मंगल देव पहले ही आपके राशि के स्वामी होते हुए 7वें भाव में आप सभी मेष राशि के बिजनेसमैन महानुभावों को ब्लेस कर रहे हैं और चौथी दृष्टि से करियर को कमांड किया हुआ है। 7:30 का समय है। शनिदेव के परम शत्रु हैं, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि शनिदेव आपका कोई नुकसान कर दें। समझिएगा बात को। तीसरे पॉइंट के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर। आप मेष राशि के जातक हैं। अगली राशि होती है वृषभ, शुक्र देव की राशि, और वो आपके धनेश हैं, आपके कुबेर हैं। लिक्विडिटी आपकी, आपके सेविंग अकाउंट में कितने पैसे हैं, जमीन जायदाद कितनी है, सब कुछ कौन नियंत्रित करता है? आप मेष राशि के जातकों के लिए जन्म चंद्रमाशय शुक्र देव और 7वें भाव के स्वामी शुक्र देव अभी आपके पंचम भाव में केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। 9 दिन अभी वहीं रहेंगे। शुक्र के साथ केतु की युति अच्छी मानी गई है। केतु शुक्र के प्रभावों को बढ़ाता है। देखिए, केतु में ना सोचने की शक्ति है, ना समझने की शक्ति है, ना तो वो आपको कोई डिसीजन लेने के लिए प्रोवोक करता है। केतु क्या है? वो बाहरी दिखावा नहीं करता, वो अंतर ज्ञान देता है, अंदर से समझने की शक्ति देता है, इंट्यूशन देता है, आंतरिक चेतना देता है। और शुक्र के साथ जो मिक्स होगा ना, तो आपके सोच में जो क्लैरिटी आएगी, आपके जो निर्णय में जो एक प्रखरता रहेगी, वो पहले की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा रहेगी। और व्यक्ति सफल होता है अपने निर्णय से। हर दिन लिया गया आपका एक एक निर्णय आपको एक एक कदम लाइफ में आगे लेकर जाता है। तो 9 अक्टूबर तक शुक्रदेव और केतु आपके पंचम भावों में विचरण करते रहेंगे। और अब समझने वाली बात है, 9 अक्टूबर को वो छठे भाव में चले जाएंगे। छठे भाव में शुक्र का गोचर शास्त्रों के अनुसार अच्छा माना जाता है, अच्छे फलों को देते हैं। लेकिन वो जिस राशि में जा रहे हैं, मेष राशि के अनुसार, वह है नंबर 6 कन्या राशि। और कन्या राशि में शुक्र देव होते हैं नीच के। धनेश की पावर अचानक से 0 पे चली आएगी। और बिजनेस वाले भाव के और पारिवारिक जीवन, शादीशुदा जीवन वाले भाव के स्वामी होते हुए, प्यार के दाता होते हुए, वो छठे भाव में अचानक से नीच के हो जाएंगे। ऐसे में अगर आपकी जन्म पत्रिका में भी शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, तो कहां कहां प्रॉब्लम आ सकती है? धनेश है, लिक्विडिटी वाले भाव के नियंत्रण करता, वो कमजोर पड़ेंगे तो खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। वहीं प्यार में, जहां पति पत्नी का प्यार हो, प्रेमी प्रेमिका का प्यार हो, कोई भी प्रेम प्रसंग हो, वहां पे कुछ मुश्किलें आ सकती। साथ ही बिजनेस वाले भाव के स्वामी है, वो कमजोर पड़ेंगे तो बिजनेस में कुछ अप्रत्याशित छोटी मोटी परेशानियां या थोड़ी सी डिले आपको दिखाई दे सकती है। तो बचे कैसे? खर्चे ना बढ़े, पैसे की आवक ना रोके, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अपनी पत्रिका देखें। यदि वहां शुक्रदेव की स्थिति अच्छी है, तो शुभ है, तो एक मंत्र आप प्रारंभ कर दें अक्टूबर की पहली ही तारीख से। नवरात्रि का समय होगा, शुरू कर दें। ओम द्राम द्रीम द्रौम शह शुक्राय नमः। यह शुक्र का बीज मंत्र है। यह प्रारंभ कर दें कम से कम 5 माला प्रतिदिन। और जिनकी पत्रिका में शुक्रदेव अशुभ हैं या शुक्र की दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा, वैसे में शुक्र का नीच होना आपको बहुत तकलीफ दे सकता है। तो क्या करें?
शुक्र देव को शुभ करने का प्रयत्न करें। शुक्रवार को दूध से स्नान करें। 1-2 लीटर एक्स्ट्रा दूध ले लें, उससे स्नान करें। सफेद वस्त्र ज्यादा से ज्यादा पहने। सौंदर्य प्रसाधनों का यूज थोड़ा ज्यादा करें। चमकते दमकते रहें। उदास, बाल बढ़े हुए, दाढ़ी बढ़े हुए, जैसे तैसे कपड़े पहने हुए वैसे ना रहे, शुक्र खराब होता है। वैसे थोड़ी अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दें। हमेशा कहीं भी निकले चमकते दमकते निकले, एकदम बढ़िया बनकर, बढ़िया कपड़े पहनकर। इससे शुक्र अच्छे फल देते हैं। वहीं पत्रिका में शुक्र देव की स्थिति अशुभ हो तो शुक्रवार के दिन चीनी का दान करें किसी स्त्री को। दोस्तों, वहीं अक्टूबर के चौथे पॉइंट के रूप में और तीसरे गोचर के रूप में आपके पंचमेश यानी प्यार, संतान और शिक्षा वाले भाव के स्वामी होते हुए सूर्य देव, जो अभी छठे भाव में अपने अच्छे गोचर में चल रहे थे, अब अक्टूबर के पहले 17 दिन तो उसका आप आनंद लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके बाद 17 अक्टूबर को तुला राशि में आ जाएंगे सूर्यदेव, जहां पहले से बुध देव भी हैं, मंगल देव भी हैं। तो सूर्यदेव जब सप्तम भाव में आएंगे और तुला राशि में आएंगे तो तुला राशि उनकी नीच राशि है। शुक्रदेव पहले ही नीच हो गए, अब सूर्यदेव भी 17 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि जब सूर्यदेव कमजोर पड़ते हैं तो सारे ग्रहों के जो शुभ प्रभाव होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो 1 महीने सूर्यदेव नीच राशि में रहेंगे तो क्या करें? दोस्तों देखिए, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। कम से कम 3 से 5 माला गायत्री मंत्र, और कोई दूसरा उपाय नहीं। यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव लगन पत्रिका के अनुसार शुभ हैं तो आप रूबी धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी पत्रिका में सूर्यदेव लगन के अनुसार शुभ भी हैं लेकिन कमजोर हैं, नीच के हैं या अशुभ हैं, तो आपको गायत्री मंत्र का सहारा लेना चाहिए। यदि आप 5 माला गायत्री मंत्र प्रतिदिन करते हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। यहां पर आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा। पूरे अक्टूबर मंगल देव भी सप्तम भाव में रहेंगे। बिजनेस को तो ऊर्जा मिलती रहेगी, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद सूर्य देव भी वहां आ जाएंगे। दो अग्नि तत्व, सूर्य देव भी मंगल देव भी। तो थोड़ा अपने पारिवारिक जीवन पे ध्यान देना होगा। पति पत्नी के रिश्तों में बहुत ही संभल के चलने की सलाह आपको दी जाती है। कोई विवाद को जन्म ना दे। चीजें होंगी लेकिन उसे यहां से संभालते हुए बढ़े। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं अक्टूबर के 5वें पॉइंट की, जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके नौमेश और द्वादशेश यानी भाग्य के नियंत्रणकर्ता और विदेश वाले भाव के नियंत्रणकर्ता होते हुए देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, अभी आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे। मिथुन राशि में अतिचारी गति में 19 अक्टूबर वो तिथि है जब वो 13 वर्षों के बाद उच्च के हो जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में, केंद्र भाव में। और जब केंद्र भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं तो पंच महापुरुषों में एक राजयोग का निर्माण हो जाता है, जिसे कहते हैं हंस राजयोग। इससे शुभ और कोई राजयोग नहीं। देवगुरु बृहस्पति, जिसे अर्थव्यवस्था का कारक कहा गया है, पूरे देश और विश्व की अर्थव्यवस्था हो या आपके घर की इकोनॉमी हो, मंत्रिमंडल हो, मंत्री परिषद हो, मंत्रीगण हो, शिक्षा हो, संतान हो, विवाह हो या नया आरंभ या सृजन, सब कुछ कौन देते हैं? देवगुरु बृहस्पति देते हैं। और चतुर्थ भाव में जब वो हंस राजयोग बनाएंगे और वहां से सीधी दृष्टि करियर के भाव को देंगे तो ये एक स्वर्णिम समय, जिंदगी का स्वर्णिम समय। कहते हैं ना कि 12 से 13 वर्षों में तो अच्छों के दिन बदल जाते हैं। वो दिन बदलने वाला समय अब आ चुका है।
और ऐसे समय में जब आप 7.5 में चल रहे हैं, ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की ये स्थिति आपको कहीं से भी आभास नहीं होने देगी कि आप 7.5 में चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी ये गोचर पूर्ण रूप से 1 साल वाला नहीं हुआ है, वो अगले जुलाई में होगा। अभी देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर को आ तो जाएंगे, सिर्फ 47 डेज के लिए अभी होगा। 11 नवंबर को पुनः वक्री होंगे और कर्क राशि से वापस आ जाएंगे वहीं मिथुन राशि में, और फिर अगली जुलाई से ये यहीं से अपनी यात्रा का प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त समय जो आने वाला है अगले साल के जुलाई से, उसका ट्रेलर दिखाने को अभी देवगुरु बृहस्पति आएंगे। लेकिन दोस्तों, राजयोग तो राजयोग है, और राजयोग आपकी जिंदगी को बदलने आता है, ना कि घर के खर्चे चलाने। ये नहीं कि बच्चों के स्कूल की फीस चली जाए, घर के ईएमआई निकल जाएं, एक आध गाड़ी ले ले, नहीं। ऐसे राजयोग जो देवगुरु बृहस्पति के द्वारा सृजित हो, शनि देव के द्वारा सृजित हो, ये आपकी जिंदगी बदलने आते हैं। दोस्तों, भाग्य के स्वामी है, भाग्य उच्च का हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ यदि आप लाइक नहीं भी करते तो अपना भाग्य आजमाइए। जहां आप भाग्य आजमा सकते हैं, अब आजमाने का समय है। विदेश में रहने वाले जितने भी मेष राशि के जातक हैं, आपकी तो निकल पड़ी। जो करेंगे अच्छा ही होगा। मिट्टी को भी छू देंगे तो सोना बन जाएगा। देवगुरु बृहस्पति के गोचर पे कोई संदेह नहीं, कहीं से भी नहीं। बस अपनी पत्रिका में देख लीजिए, टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड, पत्रिका में देख लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति शुभ है कि अशुभ है। शुभ है तो बहुत बढ़िया, अशुभ है तो बृहस्पतिवार के कुछ व्रत कर लें, बृहस्पतिवार को मंदिर जाएं, केले के पौधे की पूजा करें, हल्दी का चंदन लगाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, विष्णु भगवान की शरण में रहें, नारायण नारायण करते रहें। सब मंगल ही मंगल रहेगा। आध्यात्म के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, अब बारी है छठे पॉइंट की, और अक्टूबर के अंतिम गोचर की, जो कि 27 अक्टूबर को होने वाली है। और ये आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये आपके राशि के स्वामी हैं। पहले भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी मंगल देव, जो आपके सप्तम भाव में गोचर करें पूरे महीने 27 अक्टूबर को अपनी स्थिति को बदलते हुए वो अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव में उनकी अपनी राशि है वृश्चिक राशि, यानी कि स्वराशि में जाएंगे। तो स्वराशि में मंगल देव के प्रभाव बहुत ही लाभकारी होते हैं। भले ही शास्त्र कहते हैं कि अष्टम भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी चूंकि स्वराशि है तो उनके अशुभ परिणाम कम मिलेंगे और शुभ परिणाम आपको अधिक मिलेंगे। कोर्ट कचहरी, केस मुकदमे, पैतृक संपत्ति के मामले, कोई भी विवाद आपके सुलझने वाले टर्म पे आ जाएंगे। वहां आपको सफलता मिल जाएगी, और सिर्फ आपको यह ध्यान रखना होगा कि कहीं भी आप कोई विवाद अपने द्वारा क्रिएट ना करें, ज्यादा क्रोध ना करें, शॉर्ट ट्रिगर ना हो। अपने द्वारा किसी विवाद को बस जन्म नहीं देना है। गाड़ी वाड़ी ध्यान से चलाएं, बस इतना सा ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7वें पॉइंट के बारे में। 7वें पॉइंट में आपके एकादश भाव में, लाभ के भाव में राहु का गोचर। शास्त्र कहते हैं कि कुंभ राशि में 11 नंबर में राहु का गोचर सर्वाधिक शानदार है। दोस्तों, एकादश भाव का राहु व्यक्ति को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा देता है। अनपढ़ गंवार को मिनिस्टर बना देता है। प्लेटफॉर्म से बंदे को उठाकर सेलिब्रिटी बना देता है। इसे आपकी योग्यता से मतलब नहीं, इसे आपकी मेहनत से मतलब नहीं। शनिदेव की तरह इसे देना है तो देना है, बस लेने वाला चाहिए। और राहु से लेना है तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। राहु उन लोगों को कभी फेवर नहीं करता, उन लोगों को कभी लाभ नहीं देता जो लोग ये बोलते हैं कि उतने ही पैर फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। कभी नहीं बोलता। पहले बोलते थे ना, तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर।
राहु कहता है कि पैर फैला लो, चादर बड़ी ले लो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। बड़ा सोचेंगे तो राहु आपकी मदद करेगा, नहीं तो एकादश भाव के गोचर का कोई फायदा नहीं। दोस्तों, वहीं 8वें पॉइंट के रूप में मैं बात करना चाहूंगा केतु के गोचर के बारे में। जहां राहु एकादश में है तो केतु पंचम भाव में, और पंचम भाव में केतु, देखो पंचम भाव को एक नया आरंभ कहते हैं। संतान का जन्म वहीं से होता है, प्यार का जन्म वहीं होता है। एक दूसरे से जब प्यार होता है तो एक नया आरंभ ही तो है, संतान हो या प्यार हो या शिक्षा हो। तो पंचम भाव को पूर्व जन्म के सत्कर्मों से संग्रहित भाव कहते हैं। और राहु केतु क्या है? पूर्व जन्म के कर्मों के एक्टिवेटर, शनिदेव के चेले। और केतु है अध्यात्म, पंचम भाव को बोलते हैं मंत्र शक्ति। तो वहां पर केतु बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, आंतरिक चेतना बढ़ाते हैं और आपको हर कार्य में सफलता देते हैं। सबसे ज्यादा वो देते हैं लक्ष्मी, अर्थ त्रिकोण है। लाभ के भाव को राहु ने संभाला हुआ है, ये लक्ष्मी अर्थ त्रिकोण। लेकिन केतु तभी फायदा देगा जब आप अंदर से बिल्कुल क्लीन रहेंगे, आध्यात्म से जुड़े रहेंगे, मंत्र शक्ति का उपयोग करेंगे, अपनी आंतरिक चेतना को फॉलो करेंगे, तभी केतु साथ देगा, नहीं तो यह भी परेशान करेगा। तो हर जगह ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और दोस्तों, अब बारी है 9वें पॉइंट की। सिर्फ एक इंडिकेशन दूंगा। जब देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर को चतुर्थ भाव में आएंगे तो उनकी 9वीं दृष्टि शनिदेव पर आ जाएगी। उच्च के गुरु की शनिदेव पर दृष्टि, जो 7.5 में है, और कहते हैं कि बृहस्पति देव की दृष्टि में अमृत होता है। शनि देव को उन्होंने दृष्ट कर दिया, वो 7.5 में है, तो आपकी 7.5 की जो अशुभता है ना, उसे निचोड़ के रख देंगे। अशुभ प्रभाव करीब करीब शून्य हो जाएंगे और 12वें भाव की भाव सिद्धि हो जाएगी। विदेश भाव इतना पावन हो जाएगा कि विदेशी भूमि में जो भी करेंगे सफलता को प्राप्त करेंगे। आप अगर इंडिया में भी हैं, विदेश से किसी भी तरीके से जुड़े, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में है, किसी भी रूप में विदेश से जुड़े हैं, विदेश में जाकर शादी करना चाहते हैं, विदेशी पुरुष या स्त्री से शादी करना चाहते हैं, कुछ भी संभव है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, कुछ भी संभव है। भाव सिद्धि का मतलब क्या होता है? जब भी देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव एक दूसरे को युति करते हैं, दृष्टि संबंध करते हैं और एक ही भाव को ब्लेस करते हैं, तो जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कि पूरे जीवन आपके लिए की याद बनकर रह जाती है, कुछ अचीवमेंट देकर जाती है। तो समय व्यर्थ ना करें दोस्तों। अब बारी है अंतिम पॉइंट की, 10वें पॉइंट की, और इस पॉइंट में सिर्फ आपको मार्गदर्शन दूंगा। और वो मार्गदर्शन ये है कि जिंदगी में आपके जो भी सपने हैं, जो भी लक्ष्य है, जो भी पाना चाहते हैं, जो भी आपकी करंट स्थिति है, तो आप अपने साथ इन 9 ग्रहों को लेके चलिए। ये जो 9 ग्रह है ना, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, क्योंकि कुंडली में सभी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन सभी को साथ लेके चलना है। मान लो कि ये जो 9 ग्रह हैं, आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ रिलेटिव हैं। अब कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि वो आपसे नाराज भी हैं, तो आप उससे संबंध विच्छेद नहीं कर सकते, उन्हें साथ रखना ही पड़ेगा, उन्हें मनाना ही पड़ेगा, उन रिश्तों को लेकर ही चलना पड़ेगा। चाहे वर्षों से बात नहीं हो रही है, फिर भी रिश्तेदार हैं। तो उसी तरीके से ये ग्रह हैं, आपको कोई ग्रह अच्छा फल नहीं भी दे रहे, फिर भी उसकी जरूरत आपके बॉडी को है। मान लो मंगल ग्रह है, वो आपको अच्छे फल नहीं दे पा रहा है करियर के रूप में, पैसे के रूप में, लेकिन आपके शरीर का रक्त जो है, ब्लड है, वो मंगल ही तो संचालित करते हैं, आपकी एनर्जी को मंगल ही तो संचालित करते हैं, तो जरूरत भी है। तो आप मान के चलिए कि ये जो 9 ग्रह हैं, वो आपके 9 मित्र और रिलेटिव हैं। अब इन 9 ग्रह रूपी जितने भी मित्र और दोस्त हैं, जिनसे आपकी अच्छी दोस्ती है, अच्छी रिश्तेदारी है, उनसे तो रिश्ते बहुत अच्छे से निभाइए और बढ़ चढ़ के निभाइए। और जो 2-3 रिश्तेदार मुंह फुलाकर बैठे हैं या दोस्त रूठ कर बैठे हैं, उन्हें भी रेमेडीज के द्वारा मनाने की कोशिश कीजिए।
तभी आपकी लाइफ संपूर्ण होगी। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत सारी सफलताओं से भरा हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में पुनः आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वहीं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। और जैसे ही आप लाइक का बटन दबाएंगे, नीचे एक हाइप का ऑप्शन अभी दिखाई देगा, यूट्यूब ने अभी प्रारंभ किया है, तो हाइप भी अवश्य करते हुए जाएं। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।